हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपका चैप्टर 2 भी क्लियर हो जाए। और आज हम लोग चैप्टर 3 को तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि एक एक टॉपिक को डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि ग्रेविटेशन में टॉपिक में सबसे पहले यानी कि जो चैप्टर का नाम है वही चैप्टर के यानी कि ग्रेविटेशन नाम है। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक में, मेन टॉपिक में आपको बताया गया है कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है, यानी कि ग्रेविटी किसको बोलेंगे और ग्रेविटेशन किसको बोलेंगे। ये सबसे फर्स्ट हम लोग को यही पढ़ना होगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ना होगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि देखिए जो आपको यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक्चुअल में नाम यही था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन न्यूटन्स लग जाने का मतलब क्या हुआ, देखिए आप बहुत सारे जगह पर सुने होंगे क्या कि किसी कोचिंग का नाम या किसी शॉप का नाम उसके जो पर्सन है, हेड है, उसके नाम पर रहता है। कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए राहुल कोचिंग सेंटर या राजेश कोचिंग सेंटर, ये सब नाम रहता है। क्यों रहता है, मान लीजिए उनका नाम है, वो अपने नाम के तौर पे रख लिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन ये न्यूटन क्या किया, इसमें अपना रिसर्च लगाया, दिमाग लगाया, जिसके कारण से वो बाद में इस नाम को मॉडिफाई करके क्या कर लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया। बाद में क्या बोला गया, अब देखिए ये जब सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका, तो थर्ड में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि दोनों तो न्यूटन का ही है, ये दोनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या दोनों में फर्क है या क्या मिलता जुलता चीज है इसमें, है कि नहीं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसी में आपको पढ़ना होगा क्या, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, समझ रहे हैं। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या कि कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम मस्ती के साथ आ रहा है कि नहीं, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये फ्री फॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देन उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे एक्सीलरेशन के नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि ए वाला एक्सीलरेशन पढ़े हैं, उसका एसआई यूनिट भी आपको पता होगा, क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से एक्सीलरेशन ही है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और उसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ना होगा हम लोग को, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें जी का वैल्यू रखना होगा, तो उस स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोग को जानना होगा। स्मॉल जी का वैल्यू ऐसे तो मैक्सिमम लोग को याद होगा पहले से, क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यूनिट है वो लिख देंगे। और कहीं कहीं पर आपको क्या 9.8 के जगह पर अप्रॉक्स आपको 10 भी लेने को बोल देता है कि आप 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन को यदि इजी करना रहता है तो ये आपको डाटा देता है कि 9.8 से काम बन जाएगा या 10 लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपसे ये नहीं कि आपको जुझाने के लिए देता है, आपसे सोल्व उसको कराना है, उसके अनुसार वो डाटा देता है। फिर उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी कि ये दोनों के बीच में रिलेशन, जी तो दोनों है कि नहीं, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन क्या है, उसके बाद इसमें होगा। फिर उसके बाद मास और वेट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को क्या लगता है, अरे मास और वेट दोनों तो एक ही होगा, नहीं, दोनों एक ही चीज नहीं होगा। मास और वेट बहुत डिफरेंट है। क्या, मास आप जब दोनों का कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि मास जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट क्या है, वेरिएबल है, चेंज होते रहता है। यानी कि वेट को आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी निगेटिव हो रहा है और कभी जीरो भी हो रहा है। लेकिन मास जो है फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, जैसे भी है उतना ही रहेगा।
है कि नहीं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा मास का, तो मास का आप एसआई यूनिट देखेंगे तो केजी होगा, लेकिन वही आप वेट का एसआई यूनिट क्या लिखेंगे तो न्यूटन लिखेंगे। मास कैसा क्वांटिटी होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा, और वेट कैसा क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंसेस देखेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना होगा, देखिए जो बात किए वो आ ही गया। क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, यानी कि मास और वेट में डिफरेंसेस लिखना होगा कि क्या क्या उसका मेन डिफरेंसेस है। देन उसके बाद हम लोग को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर दैट इफेक्टेड द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्मॉल जी को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, यानी कि वहां से जो जी है इफेक्ट पड़ेगा स्मॉल जी पे, इफेक्ट कौन कौन सा फैक्टर से पड़ेगा। तो पहला नंबर हम लोग को देखना होगा क्या, जो हमारा अर्थ है वो पूरा का पूरा तो स्फीयर टाइप का है नहीं, राउंड है नहीं। तो अर्थ में आपको देखने को क्या मिलेगा कि अर्थ का जो शेप है कहीं पर रेडियस ज्यादा है और कहीं रेडियस कम है। कैसे, अब देखिए मान लीजिए कि जब कंप्लीट सर्कल रहेगा, कंप्लीट सर्कल रहेगा तब तो आपको एक सेंटर से क्या होगा, रेडियस सारे जगह पर फिक्स रहेगा, कहीं खींचिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जब कंप्लीट सर्कल रहेगा ही नहीं तो फिर रेडियस भी फिक्स नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो जब रेडियस फिक्स नहीं रहेगा यानी कि आर का वैल्यू चेंज होते जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, यानी कि जी भी वहां क्या वैरी करते जाएगा। तो ये सब हम लोग जी के बारे में भी, स्मॉल जी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ जी डिपेंड करता है कैसे, तो जी के बारे में हम लोग को देखना होगा। फिर उसके बाद क्या है, थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। देखिए प्रेशर और थ्रस्ट दोनों एक ही है कि नहीं। प्रेशर का जो आपका फॉर्मूला होता है उसी से आपका इसका डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए इसमें क्या है, प्रेशर और फिर थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए थ्रस्ट भी है जो प्रेशर, यानी कि थ्रस्ट को हम लोग प्रेशर कह सकते हैं कब, जब क्या हो किसी एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगे, प्रेशर लगे, यानी कि फोर्स लगे किसी एरिया पर, क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट, वरना बाकी सब का सब क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर का जो डिफाइन है वो फार्मूला ही है कि फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर। ये सब हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब एरिया को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब हम लोग एरिया को कम करेंगे, एरिया को क्या करेंगे, कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा बताइए, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और फिर क्या, फोर्स बढ़ाएंगे तो फोर्स का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे तो घटेगा। और ये एरिया क्या है, इन्वर्सली है, यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो घटेगा, इसको घटाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। बायोन्सी क्या होता है, इसमें भी आपको देखना होगा बायोन्सी क्या होता है। और डेंसिटी, डेंसिटी तो देखिए डेंसिटी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एसएसटी में भी पढ़ते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब आपको बताया जाता है, डेंस फॉरेस्ट ये सब रिलेट करके बताया जाता है। तो डेंसिटी का मतलब होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि वही क्लासरूम हो, है कि नहीं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भर भर के इसमें भर दिया जाए, है कि नहीं, तो क्या होगा उस कंडीशन में डेंसिटी एकदम ज्यादा हो जाएगा, लगेगा कितना भीड़ भाड़ हो गया, है कि नहीं। लेकिन वही क्लासरूम है और 2 4 5 बच्चे रहें, लगेगा वाह सब खाली खाली लग रहा है, यानी कि डेंस नहीं है, यानी कि उतना ही तो एरिया है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, डेंस हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम कर दिया गया तो डेंस नहीं हुआ, यानी कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड किया, है कि नहीं। तो डेंसिटी में आपको देखने को मिलेगा डेंसिटी में, और डेंसिटी में जनरली यहाँ वो बात नहीं समझना है, समझना कुछ और है। क्या, यहाँ पर फ्लोट और सिंक कंडीशन समझना है डेंसिटी में, कि कब डूबेगा और कब तैरेगा, है कि नहीं, यहाँ ये डिसाइड होने वाला है। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को आप मान लीजिए कि वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वाटर से यदि डेंसिटी उसका ज्यादा रहा तो डूबेगा, है कि नहीं, और यदि वाटर के डेंसिटी से उसका डेंसिटी कम रहा तो फिर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, है कि नहीं। तो ये सब डेंसिटी में हम लोग डिसाइड करेंगे। बायोन्सी क्या होता है, देखिए बायोन्सी एक तरह का फोर्स है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक वाटर कंटेनर कोई है, अब इसमें क्या है आपका वाटर यहां तक है, ठीक है। अब देखिए एक ब्लॉक इसमें हम लोग डाल दिए,
ठीक, ब्लॉक डालिए या आप बॉल भी आप डाल सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, जैसे फोर्स उधर से लग रहा है, ब्लॉक के थ्रू क्या लग रहा है, फोर्स उधर से लग रहा है, तो इधर से वाटर भी फोर्स लगा रहा है। तो सबसे ऐसे ऊपर रहता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स लगा रहा है। अंदर वाला फोर्स मजबूत है कि नहीं, अंदर वाला फोर्स क्या है, मजबूत है, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा ऊपर में रखा है। इसका ऐसे 3 कंडीशन होता है, ध्यान से देखेंगे तो एकदम पता चलेगा इसका कैसे कितना कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है। और तीनों कंडीशन आप समझ जाएंगे तो एकदम समझ जाइए कि इसमें इंट्रोडक्शन में ही आपका वो फिनिश हो जाएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 3 कंटेनर बना देते हैं आपको फर्स्ट टाइम में ही। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इसमें वाटर यहाँ तक आपका फिल है और बॉल है। अब देखिए यहाँ पर बॉल हम लोग, अब देखेंगे तीनों कंडीशन में क्या है। फर्स्ट वाले में क्या है, बॉल वाटर से एकदम ऊपर है। सेकंड वाले में क्या है, आधा नीचे आधा ऊपर में है। और थर्ड वाले में क्या है, पूरा का पूरा बॉल नीचे की तरफ आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो बॉल का फोर्स है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे फोर्स ऑफ बॉल लिख सकते हैं। और इसको अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, बीएफ लिख सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि बायोन्स फोर्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखने को मिला, कौन ज्यादा है, तो बायोन्स फोर्स ज्यादा है। किससे, किससे ज्यादा है फोर्स है, उससे बायोन्स फोर्स यहां पर ज्यादा है। यहां पर क्या है, तो बायोन्स फोर्स बराबर है किससे, तो फोर्स ऑफ बॉल के। और यहां पर क्या है बताइए, यहां पर जो फोर्स ऑफ बॉल है वही ज्यादा है किससे, तो बायोन्स फोर्स से, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। बायोन्स फोर्स जब ज्यादा था तो बॉल को एकदम ऊपर रखा था, जब दोनों बराबर था तो आधा बॉल नीचे था और आधा वाटर के बाहर था। लेकिन जब बॉल क्या हो गया, बॉल का जो फोर्स था वो ज्यादा हो गया, तो बॉल क्या हो गया, अंदर के तरफ आ गया। यानी कि ये कहने का मतलब ये बताता है बायोन्सी में कि लिक्विड भी फोर्स लगाता है कि नहीं। अब वो मायने क्या है, अलग अलग केस में चेंज हो जाता है, यानी कि अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग जगह चेंज हो जाता है। कहीं पर क्या होता है, उसका फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण से उसको बॉल को ऊपर रखा है, कहीं फोर्स उसका बराबर रहा जिसके कारण से हाफ हाफ क्या हो गया, हाफ सिंक किया हुआ है, हाफ ऊपर में है। और फिर कहीं क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण से क्या हो, पूरा का पूरा बॉल डूब गया, है कि नहीं। तो तीनों कंडीशन इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग को देखने को मिलता है कि जितना मास का अदर ऑब्जेक्ट डालेंगे हम लोग लिक्विड में, वो क्या करेगा, उतने लिक्विड को डिस्प्लेस करने का काम करेगा। और देन उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। और फिर रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव से मतलब क्या, जैसे डेंसिटी पढ़ेंगे लेकिन दो चीज का कंपेयर करके पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे सिंपल डेंसिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद दो चीज का कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए वाटर का डेंसिटी और फिर सिल्वर का डेंसिटी दिया हुआ है, और रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया गया है, सिल्वर का डेंसिटी पूछ लिया, वाटर का डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दे दिया, तो उस तरह से हम लोग निकालेंगे इसमें रिलेटिव डेंसिटी। और देखिए एक रिलेटिव डेंसिटी का खास क्या बात है कि जैसे दोनों तो डेंसिटी ही है तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट का लफड़ा इसमें खत्म हो गया, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। और देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे फर्स्ट टॉपिक, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, उसी पे बेस्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू क्या, इफ वी रिलीज ए स्मॉल स्टोन
विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम ए हाइट इट एक्सीलरेट्स टुवर्ड द अर्थ। क्या करता है, यदि आप किसी स्टोन को ऊपर से रिलीज करते हैं तो क्या होता है, सम हाइट से, ऊपर से कहिए सम हाइट से, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेट करते हुए अर्थ की तरफ आता है। क्यों आता है, कुछ तो हो रहा है तभी तो आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कुछ तो जादू हो रहा है तभी आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है क्या कि इफ वी रिलीज ए स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग फ्रॉम द हाइट, बिना पुश किए आप खाली छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आना चालू कर देगा, यानी कि अर्थ की तरफ आना चालू कर देगा। फिर क्या लिखा हुआ है, द स्टोन इज व्हेन एक्सीलरेटेड टुवर्ड द अर्थ, जब स्टोन क्या करता है, अर्थ की तरफ एक्सीलरेट करता है, दिस मीन्स सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ऑब्वियस सी बात है, बिना फोर्स लगे काम होगा। मान लीजिए कि आप ही पर फोर्स नहीं लगाया जाए तो आप पढ़िएगा क्या, है कि नहीं, बिना फोर्स का कोई काम नहीं होगा। वही कभी कभी फोर्स बढ़ जाता है कि प्रोजेक्ट बनाना है, क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करना है, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करना है, तब कैसे धड़ाधड़ आप कंप्लीट कर लेते हैं, और किसी तरह का फोर्स नहीं रहे तो आराम से बैठे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज है कि फोर्स से क्या होता है, कोई काम जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो सही के साथ साथ क्या होता है, उसका टाइमिंग भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिला क्या कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, यानी कि बिना फोर्स का ही काम नहीं हो रहा है, स्टोन जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फोर्स लग कौन सा रहा है, तो द फोर्स विच इज पुल अस द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ के सेंटर से फोर्स लगाया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब फिर लास्ट में क्या लिखा कि हियर स्टोन आल्सो अट्रैक्ट अर्थ, इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में ये भी बोल दिया कि जैसे स्टोन को अर्थ खींच रहा है तो स्टोन भी अर्थ को खींच रहा है कि नहीं। क्या, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जब भी हम लोग पढ़े हैं तो बोला गया है कि दो मास बॉडी रहेगा, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है कि नहीं, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो पत्थर पर लग रहा है अर्थ का, तो अर्थ पर भी लग रहा होगा पत्थर का, लेकिन बात कहाँ फंस गया कि उसका मास क्या है, बहुत छोटा है कि नहीं, एक्सेलेरेशन भी बहुत छोटा है, तो ये इसको नहीं खींच पाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होने के कारण से इसका पावर ज्यादा है, तो ये क्या कर लेता है, उसको खींच लेता है कि नहीं। आप ही बोलिए, यदि मारपीट हो जीत किसका होगा, जो पक्ष मजबूत रहेगा। तो उसी कारण से क्या हुआ कि स्टोन भी खींच रहा है अपने तरफ, अर्थ भी खींच रहा है, लेकिन खींचा एक्चुअल में कौन, तो अर्थ खींचा, क्योंकि स्टोन के पास उतना क्षमता है ही नहीं। वही इसमें लिखा हुआ है क्या कि अट्रैक्ट तो दोनों करता है, स्टोन भी करता है और अर्थ भी करता है, बट हम लोग को जो स्टोन करता है वो दिखेगा भी नहीं, निग्लिजिबल है, इतना छोटा है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि बोला गया है कि सर आइजक न्यूटन कब, तो 1687 में आपको क्या किए, ए लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट यूनिवर्स विच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि 1687 में आपका ये लॉ दिए। और लॉ में देखिए कुछ नहीं, आप लॉ के नाम पे ये नहीं समझ जाइएगा कि पूरा एकदम विशाल, कुछ नहीं है, बस क्या है, जैसे आपको देखिए फार्मूला समझ लेना है कि दो मास ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, दो मास ऑब्जेक्ट रहेगा। मान लीजिए कि एक का मास m1, दूसरे का मास m2, दोनों का बीच का जो डिस्टेंसेज है वो क्या है, r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो इसका फार्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो क्या होता है, बस उसी को हम लोग को समझना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होगा बताइए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होगा आपका, ध्यान दीजिए क्या, तो कैपिटल G, ठीक है, m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। क्या देखे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, तो कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। अब यहां से आप नहीं लिख सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि m1 इंटू m2, और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर का, है कि नहीं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई r स्क्वायर, आपको साफ दिख रहा है। तो ये दोनों कंडीशन है। तो यही यहाँ भी बताता है कि देखिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, तो d है। तो क्या बनेगा फोर्स, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई
डी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है, फार्मूला दोनों सेम है। तो फार्मूला बस दो मास ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, क्योंकि फार्मूला का यूज इसमें भर भर के आने हो, क्योंकि फार्मूला का यूज भर भर का होगा, तो आपको फार्मूला इसमें आना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि वही बात कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो बात हम लोग पढ़े, अब इसमें क्या क्या चीज था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अभी तो वही बात बताएं क्या, कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट रहता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वही मिल करके फार्मूला बनता है। और जब हम लोग यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कैपिटल जी को क्या लेते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेट मास m स्मॉल m टू ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंसेज बिटवीन द डी एंड, पूरा का पूरा वही कंडीशन लिखा हुआ है कि नहीं। लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास with a force which directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि जो ये बात ऐसे लिख दिया वो बात स्टेटमेंट के थ्रू लिखा, है कि नहीं। तो दोनों आपका सेम फंडा है, कुछ इसमें अलग नहीं है। और देखिए फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल जी जो माने अभी उसके बारे में भी, जैसे मान लीजिए क्या लिखा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, वेयर कैपिटल जी इज कांस्टेंट एंड नन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल जी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और फिर उसका जो वैल्यू है कैपिटल जी का, वो क्या लिखा हुआ है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है कि नहीं। और कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ यूनिट ऑफ एफ इज न्यूटन, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है बताइए, न्यूटन होता है, मास का केजी होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, देन यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या होगा, वो कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पर आप समझ लीजिए कैसे होगा। जैसे आपका फोर्स का फार्मूला क्या होता है, पहला नंबर कैपिटल जी मास क्या m1 m2, यही लिखे थे, अपॉन में आर स्क्वायर, था कि नहीं था। आपको कैपिटल जी का निकालना है, कैपिटल जी को होल्ड रखिए, यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में एफ आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे ही अभी लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m1 इंटू m2, ठीक है। अब यहाँ जी के साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, है कि नहीं। अब यहाँ से आपका आ जाएगा फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का तो मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे में मास का क्या होता है, केजी, तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस का मीटर होता है तो यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर हो गया, और मास का भी केजी होता है, 2 टाइम्स था इसलिए केजी स्क्वायर हो गया। अब सबको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यही है कि नहीं बताइए आप, यही है कि नहीं है, तो यही तो है। क्या लिखा हुआ है कि एफ डी स्क्वायर एम एन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो सेम रहेगा, इसमें साइंस चेंज थोड़ी हो जाएगा, बस कोई क्या हो गया स्टेप ज्यादा लेके कर रहा है और कोई क्या कर रहा है शॉर्टकट में निपटा दे रहा है। तो मर्जी आपका कैसे करना चाहते हैं, और समझ में आ गया तो फिर किसी तरीके से करिए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बताया गया आपका, नेक्स्ट में है रिलेशन बिटवीन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि नहीं। तो वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी ऑब्जेक्ट एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुरंत पढ़े हम लोग, तो इसमें आपको क्या बताया जाता है कि एक्शन और रिएक्शन, यानी कि क्या कि एवरी ऑब्जेक्ट
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो भी आप पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, आप इधर से लगा रहे हैं तो आपको उधर से लगाएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा और जो अमाउंट रहेगा फोर्स लगाने का वो सेम रहने वाला है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। और उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तो बोला जाता है क्या कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अभी अर्थ और स्टोन का बात हो रहा था तो अर्थ भी लगा रहा है फोर्स और स्टोन भी लगा रहा है, यानी कि दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। फिर क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग, जब फ्री फॉल का कंडीशन हो देन स्टोन एंड अर्थ, स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन। वही बात क्या कि अर्थ करता है स्टोन को, स्टोन करता है अर्थ को अट्रैक्ट। लेकिन वही क्या कि अर्थ वाला पता चलता है लेकिन स्टोन वाला पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार देखा जाए तो क्या द स्टोन शुड आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, वो भी क्या करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इट इज ट्रू दैट स्टोन आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विथ द सेम फोर्स, यानी कि सेम फोर्स से करता है। फोर्स भी क्या है, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो लिखा हुआ है, बट ड्यू टू द वेरी लेस मास ऑफ द स्टोन एंड द एक्सीलरेशन ए इट्स वेलोसिटी इज 9 पॉइंट इतना, यानी कि उसका एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है, छोटा होने के कारण से, एक तो मास भी छोटा है, एक्सीलरेशन का अमाउंट भी छोटा है, जिसके कारण से क्या आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो पावर रहेगा एकदम छोटा हो जाएगा, विच इज द निग्लिजिबल एंड वी कैन नॉट फील इट, यानी कि वो फोर्स जो लगेगा वो एकदम कमजोर लगेगा। 1.65 इंटू 10 के पावर इतने के क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है, उसका क्या पावर रहेगा, एकदम फील ही नहीं होगा कि अर्थ को अट्रैक्ट भी कर रहा है। अब देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि नहीं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट देखिए, टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि जो पूरा अर्थ को बाइंड करके रखने का काम है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ द मून क्या अराउंड द अर्थ, ये सब जितना भी है फिक्स, ये सब इसी के कारण से फिक्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और सब पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से बैलेंस है। फोर्स तो सारा जगह लग रहा है, जहां बैलेंस रहता है तो ठीक ठाक चल रहा है, अनबैलेंस हुआ तो सब अनबैलेंस हो जाता है कि नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द, जितना भी मूविंग का कंडीशन है सब इसमें आपका दिया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, यानी कि एक दूसरे से ये भी क्यों बंधे हुए रहते हैं, किसके कारण से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि सबका सब कंडीशन किसका है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, उसी का इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। और देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, फ्री, देखिए नेक्स्ट में क्या है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें लिखा गया है कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्री फॉल का कंडीशन हम लोग जानेंगे। तो क्या फ्री फॉल के तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ही देख लिए क्या कि फ्री फॉल का मतलब कि ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए वो नीचे की तरफ आ जाएगा आराम से, कोई एक्सटर्नल फोर्स बिना लगाए। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेस द सर्टेन हाइट देन इट्स start falling down towards the earth. It is because the earth's gravitational force exert on it. This fall under the influence of the earth is called free fall of an object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिए तो अब ऊपर ही जाते रहेगा, ऐसा होता है क्या। बॉल को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऐसा नहीं ना कि बॉल जा ही रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। बॉल एक सर्टेन हाइट जाने के बाद क्या करता है, रिटर्निंग फिर नीचे की तरफ आने लगता है, तो वही बात बोल रहा है। फिर क्या बोला है कि अब उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब वहां से यानी कि सर्टेन हाइट के पास गया और देन फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ आने लगा, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि उस पर दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? स्मॉल जी का बात हो रहा है। क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज which is called the acceleration due to gravity. It is denoted by a small g. It unit is the same as acceleration. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बॉल नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और उस चेंज को हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से चेंज होता है। उसको डिनोट किससे करते हैं? तो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज हम लोग को जानना होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।